जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट 2021 की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैंने जैव अणु से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 ग्लिसरॉल अणुओं और एक वसा अम्ल अणु का। दूसरा ऑप्शन है 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का। तीसरा ऑप्शन है 1 ग्लिसरॉल और 1 वसा अम्ल अणु का। और चौथा ऑप्शन है 3 ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का। तो आपको बता दें, किसी भी फैट मॉलिक्यूल में 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणु होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 ग्लिसरॉल अणु है और 3 फैटी एसिड के अणु है। तो ये 3 अणु फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए फैट को ट्राईग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। तीसरा ऑप्शन है यूरेसिल एक पिरिमिडीन है। और लास्ट ऑप्शन है ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जिसमें बोला है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो ये कथन सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, तो ये भी कथन सही है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। तीसरा ऑप्शन है यूरेसिल एक पिरिमिडीन है, ये भी ऑप्शन सही है। तो लास्ट में बचता है ऑप्शन डी, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो ये कथन गलत है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं वे अमीनो अम्ल के बने होते हैं और अमीनो अम्ल की संख्या है कुल 20। और इन 20 अमीनो अम्ल में अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो यह सबसे सरलतम अमीनो अम्ल है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो अमीनो अम्ल है यह अपवाद भी है, क्योंकि जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सभी असम्मित होते हैं, परंतु ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो कि असम्मित यानी कि एसिमेट्रिकल नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे इसमें आपको 2 हाइड्रोजन अणु देखने को मिलेंगे, जबकि असम्मित अमीनो अम्ल में चारों समूह अलग अलग होते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के लिए पुरोगामी होता है? द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकॉसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के लिए। दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन के लिए। सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लिए। और लास्ट ऑप्शन है कॉर्टिसोल और कार्टिसोन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं? द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है फास्फो एस्टर बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है डाइसल्फाइड ब्रिज यानी कि डाइसल्फाइड सेतु। तो आपको बता दें कि मानव इंसुलिन नामक हार्मोन्स 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और प्रत्येक श्रृंखला अमीनो अम्ल के विशेष क्रम में निर्मित होती है। पहली श्रृंखला ए में 21 अमीनो अम्ल होते हैं तथा श्रृंखला बी में कुल 30 अमीनो अम्ल होते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि A7 का B7 के साथ तथा A20 से B19 पर सिस्टीन नामक अमीनो अम्ल से आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा संयोजित होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, डाइसल्फाइड ब्रिज।
तो इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप याद रखिएगा इसमें 2 श्रृंखलाएँ होती हैं, श्रृंखला ए और बी। श्रृंखला ए जो है वो 21 अमीनो एसिड का बना होता है और श्रृंखला बी जो है वह 30 अमीनो अम्ल का बना होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से अमीनो अम्ल के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो अमीनो अम्ल है सिस्टीन। अगला क्वेश्चन है पादपों में टी-डीएनए के प्रवेश में क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी-डीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व्स। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मृदा के पीएच में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है। दूसरा ऑप्शन है पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है और लास्ट ऑप्शन है पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा संक्रमण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन द्वारा संक्रमण होता है। तो आपको बता दें कि इसे टी-डीएनए क्यों कहते हैं। टी का यहाँ पर सेंस है ट्यूबर इंड्यूसिंग डीएनए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स डज हैव फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड, दूसरा ऑप्शन है एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल, तीसरा ऑप्शन है एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है एक डाइग्लिसराइड में वसा अम्ल। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियोटाइडों में फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, यह न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल। वहीं हम बात करें ऑप्शन 1 की, जिसमें लिखा हुआ है एक पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। वहीं हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, जिसमें लिखा हुआ है एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल, तो जो प्रोटीन होते हैं उनमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है एमिनो एसिड के बीच। और वहीं हम बात करें लास्ट ऑप्शन एक डाइग्लिसराइड में वसा अम्ल, तो जितने भी डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनमें डाई एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछा हुआ है, जो कि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्लों के बीच पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। तो यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ये कथन सही है। वहीं हम बात करें दूसरे ऑप्शन बी की, बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना था, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काइटिन महाअणु है, यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूल काइटिन इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, तीसरा ऑप्शन है सिंपल पॉलीसेक्राइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और काइटिन एक नाइट्रोजनी पॉलीसेक्राइड है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्तन अवस्था रचना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्थायी परंतु अस्थिर, दूसरा ऑप्शन है क्षणिक और अस्थिर, तीसरा ऑप्शन है स्थायी और स्थिर और लास्ट ऑप्शन है क्षणिक परंतु स्थिर। तो आपको बता दें किसी एंजाइम युक्त अभिक्रिया के दौरान निर्मित संक्रमण स्थिति की संरचना अल्पकालिक और अस्थिर होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्षणिक और अस्थिर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनेक सह एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स,
थर्ड ऑप्शन है विटामिन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। तो आपको बता दें कि विटामिन बहुत से एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें NAD, दूसरा एग्जाम्पल ले तो NADP, ये सभी विटामिन निर्मित सह एंजाइम है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फास्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं। आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ग्लिसरॉल अणु के स्टीरीकृत एवं संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल तथा फास्फेट समूह का संयोजन फास्फोग्लिसराइड कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो फास्फोग्लिसराइड होते हैं वो कोशिका झिल्ली के प्रमुख संरचनात्मक अवयव होते हैं, इसलिए इस झिल्ली को लिपिड्स भी कहा जाता है और लोसेथिन इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे 1 से 4 में दिए जा रहे संरचनात्मक सूत्रों में वह कौन सा एक सूत्र है जिसमें मूलभूत अमीनो अम्ल को सही प्रतिदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं जो चौथा अमीनो अम्ल है, ठीक है, यह है लाइसिन का। तो यह एक संरचनात्मक सूत्र लाइसिन का है जो कि एक मूलभूत अमीनो अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि चौथा एमिनो एसिड जो कि लाइसिन का स्ट्रक्चर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में सजीव ऊतकों में पाए जाने वाले एक प्रकार के छोटे आणविक भार वाले कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी निरूपित की गई है। दिखाई गई श्रेणी को पहचानिए एवं उसके भीतर X लिखा गया है, तो वह घटक क्या है यह भी पहचानिए। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यूज। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट X इन इट। तो आपको बता दें कि ये जो रेखीय रिप्रेजेंटेशन है यानी कि रेखीय निरूपण है, यह है न्यूक्लियोसाइड का, और यहाँ पर जो X है यह एक यूरेसिल है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यानी कि जो कैटेगरी है वो है न्यूक्लियोसाइड और जो कंपोनेंट है वो है यूरेसिल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिखाए गए वक्र में 3 दशाओं यानी कि pH, तापमान तथा क्रियाधार सांद्रण के संबंध के साथ एंजाइम क्रिया दर्शाया गया है। इसमें दो अक्ष X तथा Y क्या दर्शाते हैं। द कर्व गिवन बिलो शोस एंजाइमेटिक एक्टिविटी विथ रिलेशन टू 3 कंडीशन pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट डू द 2 एक्सेस X एंड Y रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आप जो ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ में आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेंगे, एक तो तापमान है और दूसरा है एंजाइम सक्रियता। तो ये जो X एक्सिस है यानी कि जो X अक्ष है यह तापमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि Y एक्सिस जो है वह एंजाइम सक्रियता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि ग्राफ में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइम सक्रियता क्या हो रही है, घट रही है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो X एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को और Y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम एक्टिविटी को। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए जा रहे 2 कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों में कौन सा एक अपने संबंधित प्रकार के साथ सही पहचाना गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई along with its related फंक्शन। तो आपको बता दें यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। लेसेथिन एक वसा समान पदार्थ है जिसे फास्फोलिपिड कहा जाता है जो कि जीव द्रव्य कला का एक घटक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था हमारा जैव अणु से जुड़ा हुआ MCQ जो कि प्रीवियस ईयर नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।